टीवी लाइव बिहार झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी यश मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है मेरे तमाम साथियों का जो इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस समय अंबेडकर का जो विवादित टिप्पणी अमित शाह ने की है वो देश भर में छाई हुई है। विपक्ष इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है, वो लगातार मांग कर रहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी आलाकमान को अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन बीजेपी हर तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाकर इस मुद्दे से सभी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि वो धक्का मुक्की कर रही है जिससे बीजेपी सांसद घायल हो गए हैं। तमाम तरीके से सिर्फ बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी पूरा मुद्दा बीजेपी उसमें घिर जाए, जबकि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इसके उलट बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी अमित शाह के समर्थन में खड़ी हो गई है। मतलब इस मुद्दे पर बीजेपी इतनी बुरी तरह घिरी हुई है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे से बचा कैसे जाए, क्योंकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है ये पहली बार ऐसा मौका पड़ा है जब विपक्ष के हाथ कोई ऐसा मुद्दा लग गया है जिसमें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद फंस गए हैं। अमित शाह इस मुद्दे से निकल नहीं पा रहे हैं और पूरी बीजेपी उन्हें बचाने में अब लग गई है। और सबसे ज्यादा टेंशन इस समय जिसकी बड़ी हुई है वो सहयोगी दल जो एनडीए में हैं और जिनके बलबूते केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। यानी बैसाखियां जो हैं वो है एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। तो इस वक्त बिहार में हम बात कर रहे हैं। बिहार में क्योंकि चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, 2025 के आखिर तक वहां पर चुनाव होने हैं। कुछ जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो नतीजे बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आए उससे बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है और इसका फायदा उठाना चाहती है बिहार में। इसीलिए अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां भी समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी बिहार में चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा है। नीतीश कुमार लगातार अपनी जो उन्होंने अभी तक योजना लाई है उनका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे, जनता के बीच जाने की प्लानिंग कर रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले वो एक यात्रा निकालने की प्लान उन्होंने बनाया था और उस यात्रा का बार बार पहले तो नाम बदला गया और अब खबर आ रही है कि कुछ दिन के लिए वो यात्रा स्थगित भी कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वो बीमार हो गए हैं। अब जैसे ही ये खबर आई कि नीतीश कुमार बीमार हो गए, इसके बाद से ही तमाम कयास लगने लगे हैं। अटकलों का बाजार गर्मा गया है कि क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार है या फिर जो अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी जो अमित शाह कर गए हैं उस पर नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो इस मुद्दे से बचने के लिए, ताकि उन्हें कुछ बोलना ना पड़े, क्योंकि इस वक्त अगर वो बोलेंगे तो भी फंसेंगे और नहीं बोलेंगे तो ज्यादा फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसमें बचने के लिए क्या उन्होंने कहीं ये बीमारी का बहाना तो नहीं बना दिया है, क्योंकि ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि जब भी नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तो कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास यश इसको लेकर? जी धन्यवाद अंशिता जी। अंशिता जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है नीतीश कुमार के बीमार होने का, कि उनकी 15 दिसंबर की यात्रा जो है उसकी डेट चेंज होती है, 23 नवंबर को वो यात्रा तय की जाती है, उसका नाम चेंज करते हैं नीतीश कुमार और फिर ये सोचा जाता है कि ठीक है जो महिला संवाद यात्रा था उसको बदल के उन्होंने बिहार प्रगति यात्रा कर दिया है। अब 23 दिसंबर से जो उनकी यात्रा है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले अब एक बड़ा अपडेट यह आ रहा है बिहार से कि नीतीश कुमार अचानक बीमार पड़ गए हैं और नीतीश कुमार की ये जो बीमारी की खबर सामने आई है अंशिता जी, इसको लेकर कहीं ना कहीं लालू यादव का 2017 का एक बयान सामने आ रहा है, याद आ रहा है और बार बार उस पर चर्चा हो रही है। और वो बयान ये था अंशिता जी, उस समय महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए थे नीतीश कुमार, तो उस समय लालू यादव ने, पूर्व सीएम ने कहा था कि जब जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार कोई खेला करने की तैयारी में है, पलटी मारने की तैयारी में है। ये उस समय का जो घटनाक्रम था उसको लेकर उन्होंने दिया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार के बीमार होने की खबर एक बार फिर सामने आ गई और खबर ये आई कि आज के उनके जितने भी प्रस्तावित कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है, तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार के मन में कोई खिचड़ी पक रही है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। क्योंकि आप देखिए हाल ही का जो घटनाक्रम था जो संसद में देखा गया, राज्यसभा में, कि संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने जो बात कही कि अंबेडकर का एक फैशन चल पड़ा है, इतना ही नाम रट लेते, भगवान का रट लेते तो सातों जन्म स्वर्ग मिलता। अब देखिए केंद्र की जो बैसाखी सरकार, जिसको विपक्ष कहता है कि केंद्र में बैसाखी की सरकार बनी है दो बाबुओं के दम पर, चंद्रबाबू और नीतीश बाबू, तो इनको हाल ही में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी और कहा कि आप दोनों सहयोगी हैं केंद्र में, तो आप ये बताइए कि आपकी ये जो चुप्पी है, आपने ये जो मौन साधा हुआ है, क्या इसको सहमति माना जाए कि आप अमित शाह के बयान से सहमत हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं?
क्या आप सत्ता लुलुपता के लिए खड़े हुए हैं, या फिर उस पत्र में उन्होंने आखिरी लाइन ये लिखी थी अंशिता जी कि इस मामले पर, इस बयान पर गंभीरता से विचार कीजिए। क्योंकि अंशिता जी संविधान ही है जिसकी वजह से, चाहे अमित शाह की बात करें या चंद्रबाबू नायडू की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें, ये तीनों आज एक संवैधानिक पद पर हैं, तो संविधान की वजह से ही हैं। तो एक तरह से केजरीवाल ने सोचने पर मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को कि आप ये तय कर लीजिए कि आप संविधान के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं, अमित शाह के बयान के साथ हैं। उनका यह भी कहना था कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप संविधान के साथ नहीं हो सकते, और अगर आपको संविधान प्यारा और आप संविधान का सम्मान करते हैं तो फिर बीजेपी से जो आपकी दोस्ती है, जो निकटता है, वो कतई भी संभव नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने दुविधा में डाल दिया नीतीश कुमार को और सोचने पर मजबूर कर दिया। और नीतीश कुमार भी जाहिर तौर पर इस पर सोच रहे होंगे क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है, उनकी यात्रा शुरू होने वाली है। और अब जो है केजरीवाल ने यह बयान देकर एक तरह से दोनों ही राज्यों में नहीं बल्कि सीधा दिल्ली की सियासत को हिलाने का काम कर दिया है। और वहीं आप देखिए एक दूसरा बयान ये भी है अंशिता जी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो इसी तरह अंडरग्राउंड हो गए हैं बीमारी का बहाना बना के, और कोई खिचड़ी पका रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो कोई बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं अगले साल चुनाव होने से पहले ही। एक तो मध्यावधि चुनाव को लेकर वो भागे भागे फिर रहे नीतीश कुमार की पहले चुनाव हो जाएं, ताकि जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेल हुआ, अब कहीं मैं अगला शिकार अब मैं ही ना हो जाऊं एकनाथ शिंदे के बाद, तो उनको ये भी डर बना हुआ है अंशिता जी। तो अब देखिए जो केजरीवाल ने लिखा वो तो था ही, अमित शाह से एक कार्यक्रम में यही पूछा गया कि अब जो बिहार में चुनाव होना है, क्या उसमें अब यही दोहराव देखा जाएगा जो महाराष्ट्र के नतीजों में देखा गया। तो उसको लेकर अमित शाह का तो जो बयान था वो सीधा नहीं था, वो बड़ा ही गोलमोल उत्तर उन्होंने दिया, उसके कई मायने निकल रहे हैं अंशिता जी। उनका यह कहना था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। तो उनसे सवाल क्या पूछा गया, नाक पूछा गया और कान बता रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप सामने से सफाई दे रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है, और आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बताया था कि हमारे में सब कुछ ठीक है, सब 14 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन कहाँ हुआ 14 तारीख को शपथ ग्रहण? तो ये बाहरी तौर पर अमित शाह जो है बता रहे हैं, और इसको लेकर जो है नीतीश कुमार सचेत हो गए हैं। क्योंकि उनसे जब ये भी पूछा गया अमित शाह से कि किसके चेहरे पर बिहार का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा, तो उन्होंने ये कहा था इसकी बातें ऐसे न्यूज़ चैनल्स में बैठकर नहीं होती हैं, ये बातें हम अपनी जो बैठक होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है, उसमें हम तय करते हैं कि हमारा सीएम का चेहरा कौन होगा। यानी एक तरह से आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में तो इन्होंने जो खेल किया, बीजेपी ने सत्ता के लालच में एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, बड़ा मराठा चेहरा बताकर, और उसके बाद जब जीत गए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का दंभ भरते हुए एकनाथ शिंदे को ना सिर्फ किनारे किया बल्कि उनका राजनीतिक कद भी घटाने का काम किया। तो अब देखिए नीतीश कुमार को यही डर है कि कहीं बीजेपी उनके साथ ये खेल ना कर जाए। तो जो अमित शाह ने ये कहा कि हम सीएम का चेहरा अभी जो है उसको हम ऐसे सार्वजनिक तौर पे तय नहीं करते, हमारी बैठक में तय होता है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है एक तरह से महाराष्ट्र 2.0 जो है वो बिहार में खेलने की तैयारी में है, जो बीजेपी है उस तैयारी में है। और आमतौर पर देखा भी गया है अंशिता जी, राजनीतिक गलियारों में ये बात बहुत आम है, ये चर्चा बहुत आम है कि बीजेपी जिन जिन अपने रीजनल पार्टीज के साथ हाथ मिलाकर अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा पूरी करती है, उन पार्टियों को समय के साथ लील जाने का, चट कर जाने का काम करती है। कहा यह जाता है कि इन सभी पार्टियों को जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में सहयोग करती हैं, उनको एक तरह से बीजेपी नाम का दीमक लग जाता है। और इसको लेकर आप चाहे आप जेजेपी की बात कर लें, शिरोमणि अकाली दल की बात कर लें, आप बीजू जनता दल की बात कर लें, या हाल ही का जो उदाहरण आप देख रही हैं, शिवसेना को दो फाड़ करने में बीजेपी सफल हो गई, और उसके बाद एकनाथ शिंदे को किस तरीके से किनारे लगाया जब उनकी सत्ता की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। तो नीतीश कुमार बिल्कुल एक तरह से आनन फानन में ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से, और कहा भी ये जा रहा है कि उनके सत्ता का, उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी दौर चल रहा है, तो वो नहीं चाहते कि इसका जो समापन है वो इस तरीके से हो कि वो बीजेपी के हाथों मारे जाएं। तो वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनकी कुर्सी बची रहे, और जो बिहार में जो महाराष्ट्र में जो देखा गया उसका दोहराव यहां ना मिले। तो ये जो बीमार होने की खबर आ रही है अंशिता जी, ये बिहार है और ये नीतीश कुमार है। यहां कोई भी अगर खबर आती है इनसे जुड़ी हुई तो ये ऐसे ही नहीं होती है, इसके पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा हुआ होता है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अब जो सामने नहीं आ रहे हैं और उन्होंने ये खबर उड़ा दी कि अब मैं बीमार हो गया हूं, क्या कोई हेल्थ अपडेट आया, क्या किसी डॉक्टर ने कुछ बताया, क्या कोई ऐसी खबर आई कि नीतीश कुमार को ड्रिप चढ़ी है, कि उनको ये दवाइयां हुई है, कि डॉक्टर के पास नीतीश कुमार गए या कोई डॉक्टर उनके सीएम आवास पे आया? कोई खबर, कोई फोटो नहीं आई। वरना ऐसी खबरें आती है कि उनको, अब लाल कृष्ण आडवाणी ही हाल में एडमिट हुए थे तो खबर आई थी कि उनको ये समस्या, वो समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल
हेल्थ बुलेटिन बाकायदा जारी किया जाता है, मुख्यमंत्री हैं राज्य के वो। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप यश कि यहाँ पर स्थितियां अभी क्या है, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जैसे किसी मौके की तलाश में थे। जब से महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हुआ है और उस दिन जो तस्वीर नीतीश कुमार की आई थी, उनके चेहरे पर वो हताशा दिखाई दे रही थी, वो टेंशन दिखाई दे रहा था कि कहीं जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ ये बिहार में कर दिया जाएगा। ये भी जानकारियां निकल कर आई कि उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि हमें इस स्थिति में हर हाल में रहना है कि बार्गेनिंग पावर हमारे पास रहे, ना महागठबंधन हमारे बिना सरकार बना पाए और ना ही एनडीए हमारे बिना सरकार बना पाए। यानी हमारी ताकत इतनी रहनी चाहिए कि हम जिधर जाएंगे सरकार उसी की बनेगी, जो स्थिति अभी तक नीतीश कुमार बनाकर रहे हैं और उस पर बने रहे। लेकिन अभी तक जो चीजें देखी जा रही थी, नीतीश के हाथ कोई मुद्दा नहीं निकल कर आ रहा था और जैसे ही अभी अंबेडकर को लेकर जो विवादित बयान दे गए हैं अमित शाह, और इस मुद्दे ने जैसे ही पूरे देश में जो गरमाया है और इस पर केजरीवाल का पत्र पहुंच जाना, केजरीवाल का नीतीश कुमार से सीधे सवाल ये कर देना कि जो ये अपमान हुआ है अंबेडकर का, कि आप इसका समर्थन करते हैं, और उस पर नीतीश का जवाब ना दे पाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको असमंजस की स्थिति में नीतीश ये तो बता ही रही थी। लेकिन अचानक से एक दिन पहले केजरीवाल का पत्र पहुंचता है और उसके अगले दिन ये खबर आती है कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता, ऐसा अब जानकार दावा कर रहे हैं। जी यश, देखिए अब कहा यह जा रहा है अंशिता जी कि 15 तारीख की यात्रा नीतीश की जो थी वो तो रद्द हो गई, उसका नाम भी बदल दिया गया, फिर उसका नामकरण करके उसको रखा गया बिहार प्रगति यात्रा। अब 23 तारीख को जो यात्रा उसको लेकर भी कहा जा रहा है अंशिता जी कि ये यात्रा भी स्थगित कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये जो अंबेडकर पर जो ये रायता फैला दिया है अमित शाह ने, ये जब नीतीश कुमार अपनी चुनावी यात्रा में जाएंगे घर घर, तो लोग उनसे पूछेंगे कि आप जो है केंद्र में उनके सहयोगी हैं, आपका उनके बयान के साथ क्या स्टैंड है, ये क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जितनी देर तक चुप्पी साधे रहेंगे अंशिता जी, तब तक ये माना जाता रहेगा कि नीतीश कुमार की भी अमित शाह के बयान के साथ एक मौन सहमति है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में डेंट पड़ता हुआ दिख सकता है नीतीश कुमार को, और उसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की ही पार्टी को होगा। तो अब ये जो है एक तरह से नीतीश की नीति वर्सेस चाणक्य की नीति हो गई है। अब किसकी नीति के आगे धरी की धरी रह जाती है, ये तो अब जब जैसे ही चुनावी समर जैसे ही तेजी पकड़ेगा वो पता चलेगा अंशिता जी। यानी यहाँ पर दूसरी चीज एक और देखी जा सकती है यश, कि नीतीश कुमार बीजेपी की जो रणनीति रही है महाराष्ट्र में उससे भी टेंशन में है। दूसरी तरफ ये अंबेडकर को लेकर जो बयान आ गया है, इसने भी नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि वो कोर वोटर है नीतीश कुमार का, जिसको लेकर ये टिप्पणी कर गए हैं अमित शाह। मतलब अगर संविधान निर्माता पर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी कर दी है तो इससे जाहिर है वो कोर वोटर नाराज हो जाएगा, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो या आदिवासी हो या मुसलमान हो, वो सभी लोग नाराज हो जाएंगे। और ये नीतीश कुमार का कोर वोटर है। ये उस एनडीए की बैठक में भी नजर आया था। उस एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि अब आप कोई भी उलझुल बयान नहीं देंगे, और जो मैंने योजनाएं जो शुरू की हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं जेडीयू की तरफ से, उनको आप मुस्लिम समुदायों के इलाकों में जाकर उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। यानी नीतीश कुमार के लिए उनका जो कोर वोटर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस बात का वो बार बार एहसास बीजेपी को करा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से यानी अमित शाह की तरफ से जो ये बयान आ गया है, ये बीजेपी को तो परेशान करेगा ही, साथ ही सहयोगियों के लिए भी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। ये बात नीतीश कुमार समझ रहे हैं। वहीं अब तीसरी बात अगर करें तो बीपीएससी का जो ये परीक्षा का जो मामला है वो भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसी भी तरह से जो युवा हैं वो शांत होने के लिए राजी नहीं है, सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है, तो उनका प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है, वो नाराजगी लगातार जाहिर करते जा रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष के हाथ मुद्दों की भरमार है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने तमाम सवाल पूछे हैं और तमाम जो निशाना भी साधा है। तो पहले हम तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। 12 दिन बाद कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, तो पहले इस चीज को बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए था, ताकि लोग जो है कंफ्यूज ना रहे, असमंजस में ना रहे। अभी आप लोग जान रहे हैं कि पेपर लीक का मामला जो आया है, जो कंप्लेन आए हैं, कुछ छात्र छात्राओं को जो है बहुत देर से क्वेश्चन पेपर मिला। कुछ कह रहे थे कि जो सील्ड होना चाहिए क्वेश्चन पेपर
वो सील्ड नहीं था। इस चीज को लेकर के हम भी फेसबुक लाइव के जरिए आप लोगों को हम समर्थन दिए और अपनी आवाज को भी उठाया और माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी होश में नहीं है। आप लोग दिन रात जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप लोग लाठी भी खा रहे हैं, डीएम का थप्पड़ भी खा रहे हैं, आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। इसको देखते हुए मेरे दिल में बहुत दर्द है कि आप लोगों को इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है और हम दिल से चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच रह करके जो है आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग करें। लेकिन आप समझ सकती हैं शारीरिक तौर पे हम वहां नहीं हैं, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और हमारी कोशिश भी रहेगी, क्योंकि पहले से ही मेरा प्लान शेड्यूल था। सब लोग यहाँ गांव देहात के सभी लोग जो है पहले से इंतजार कर रहे थे, तो उसको देखते हुए हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपकी बात को जो हम लोग जो है किसी भी कीमत पे जो है सरकार पे दबाव डलवा करके आपकी मांग को पूरा किया जाए। देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई सुविधा सरकार कभी नहीं देगी। जब डीएम थप्पड़ मार रहा है तो क्या सुविधा देगी? तो अभी हम सुन रहे थे तेजस्वी यादव को कि वो जो धरना प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है वो उनसे बात कर रहे थे, वो उनसे पूछ रहे थे कि आप जिस स्थिति में हैं वो हम समझ सकते हैं, आपकी परेशानियों को हम समझ सकते हैं और जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए सरकार आपकी ना तो मांग सुनेगी और ना ही आपको जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनको समझेगी और ना आपको कोई सुविधा देगी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसके बाद से छात्रों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जैसे यूपी में युवाओं की नाराजगी योगी को भारी पड़ी या केंद्र की मोदी सरकार को भारी पड़ी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नतीजे सभी ने देखे किस तरह से यूपी में सबसे ज्यादा कम सीट्स आई, जो उम्मीद बीजेपी को थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई और इसी का नतीजा ये रहा कि केंद्र में बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। और ये चीज नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि युवाओं की नाराजगी उनको भारी पड़ सकती है और यही एक वजह है कि वो बार बार उन्होंने पहले महिलाओं के पर फोकस करते हुए कि यात्रा निकालने की बात की थी, तब तेजस्वी यादव ने उन्हें घेरा था कि आप विकास की बात कीजिए, आप युवाओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो युवा बैठे हैं वहां पर। तब उन्होंने अपनी यात्रा का नाम बदला, तो लगातार वो अपने यात्रा का नाम बदलकर सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता को। लेकिन नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है कि मामला पेचीदा होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है और यही एक वजह है कि उन्होंने जो बीमारी का जो बहाना कह सकते हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि वो बीमार नहीं है बल्कि वो बीमारी की आड़ में कुछ मंथन में लगे हुए हैं, वो कोई एक बड़ा फैसला जल्दी ले सकते हैं। जैसे कि लालू यादव ने दावा भी किया है पहले भी कई बार कि जब भी नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तो फिर वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। तो ये जो तेजस्वी यादव की तरफ से भी निशाना साधा गया या बीपीएससी परीक्षा के बाद से जो छात्रों की मांग है और अब क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अंशिता जी, ये जो बीपीएससी री एग्जाम का मामला है, इसको लेकर जो छात्र हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये बिल्कुल आर पार की लड़ाई में अब उतर चुके हैं छात्र इसको लेकर। और उनकी मांग है अंशिता जी कि जो 912 सेंटर्स पे बीपीएससी की परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, उस पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 13 दिसंबर को बापू एग्जाम सेंटर में जो पटना में है वहां कोई ना एक तरह से देरी से एग्जाम शुरू होने की खबर सामने आई थी कि जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका वितरण देरी से हुआ। इसको लेकर छात्रों ने ओएमआर शीट लेकर परिसर के बाहर, एग्जाम सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। लेकिन जब तक आयोग इस फैसले पर आता कि ठीक है इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाएगा, तब तक ये खबरें आई अंशिता जी पूरे बिहार से कि 912 सेंटर्स में से तमाम सेंटर्स ऐसे थे जहां इसी तरह की धांधलियां पाई गई हैं, इसी तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं, जहां पेपर देरी से शुरू हुआ या जहां लीक होने की खबर सामने आई। इसको लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो छात्र हैं वो लगातार 3 दिन से धरना दे रहे हैं। नीतीश कुमार के पास समय है अंशिता जी की अपना पूरा एक प्लान शेड्यूल करें राज्य में घूमने का, महिलाओं से मिलने का या बिहार प्रगति यात्रा का। भले वो रद्द हो गई हो लेकिन उसका एक प्लान, एक रोड मैप तो तैयार किया गया होगा उनकी टीम के द्वारा। क्या नीतीश कुमार के पास ये समय नहीं है कि वो थोड़ा सा समय निकालकर इसका भी प्लान जो है तैयार करें और जाकर छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करें? इसको लेकर जो है तेजस्वी यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया और छात्रों की जो मांगे हैं अंशिता जी वो बिल्कुल जायज मांगे हैं। इसको लेकर उन छात्रों ने लाठियां भी खाई, डीएम ने उन्हें थप्पड़ भी मारा, हालांकि डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तरह से छात्रों को हिरासत में उल्टा छात्रों
छात्रों को लेकर बीपीएससी ने यह कहा था कि आप लोगों की मौजूदगी की वजह से, आप लोगों ने जो भीड़ वहां पे जमा कर रखी थी उसकी वजह से हमारे जो केंद्र के अधीक्षक हैं उनकी पैनिक अटैक आने से, हार्ट अटैक से मौत हो गई उनकी, तो उसके लिए आप पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा। यानी एक तरह से उन्हें जीवन भर सरकारी नौकरी पाने से और सरकारी परीक्षाओं में बैठने से बाध्य करने की तैयारी में था आयोग। तो इसको लेकर जो उन्होंने गुहार लगाई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कि आप आकर यहां हमारा समर्थन कीजिए, उसी को लेकर अभी हमने जो वीडियो दिखाया कि तेजस्वी यादव ने उन छात्रों से बात की है। अब इन छात्रों की मांगे क्या है अंशिता जी? एक तो उनकी मांग यह है कि जो री एग्जाम होना है उसको बीपीएससी ने रीशेड्यूल कर दिया है कि सिर्फ बापू एग्जाम सेंटर में जो पटना में है उसकी मांग कर रहे हैं छात्र। तो हम 4 जनवरी को उसका री एग्जाम करवा देंगे, लेकिन छात्र इसको लेकर संतुष्ट नहीं। अंशिता जी, उनका यह कहना है हमें सिर्फ इस सेंटर पर री एग्जाम नहीं चाहिए, सभी के सभी 912 सेंटर्स में दोबारा बीपीएससी प्री की एग्जाम करवाई जाए, यानी कि जितनी परीक्षा अभी जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वो पूरी तरह से रद्द हो, ये उनकी मांग है अंशिता जी। साथ ही उनका यह कहना है कि कई तमाम अभ्यर्थियों ने पूरे राज्य से यह बताया है कि बहुत सारे जगहों पर सेंटर्स में धांधली हुई है। अगर आयोग ये हमारी बात को झुठला सकता है तो वो अपने पक्ष में सीसीटीवी फुटेज जारी करके ये साबित कर दे कि वहां नहीं हुआ। तो सीसीटीवी फुटेजेस की भी मांग की गई है और साथ ही साथ उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन जो है उनका इस्तीफा मांगा है कि हम इतने समय से आंदोलनरत हैं लेकिन आप हमारी मांगों को मान नहीं रहे, हमारी मांगों को नीतीश कुमार तक पहुंचा नहीं रहे, तो फिर आपका इस पद पर बने रहना उचित नहीं है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो ये इनकी मांग है। और तेजस्वी यादव का भी यही कहना अंशिता जी, आज पूर्णिया में है तेजस्वी यादव, अपनी जो संवाद यात्रा है उसको लेकर वो पूर्णिया में है और उन्होंने छात्रों से वादा किया है कि ये जो 4 तारीख को बीपीएससी ने घोषित किया है कि 4 तारीख को बापू एग्जाम सेंटर में दोबारा परीक्षा होगी, आप लोग वो एग्जाम, छात्रों ने तो बहिष्कार कर दिया उस एग्जाम का, तो उन्होंने कहा 4 तारीख से पहले मैं धरना स्थल पे पहुंचूंगा और आप लोगों को समर्थन दूंगा। तो एक तरह से आप अंशिता जी देखिए, एक तो बिहार चुनाव बिल्कुल मुहाने पे हैं, अगले साल से और इसकी जो कवायद है वो तेज हो जाएगी और अब छात्रों की जो आंदोलन है उसको अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भी आवाज मिल गई है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो आंदोलन है इसको एक नई ताकत मिल गई है तेजस्वी यादव के आने से। और जो हश्र हुआ योगी सरकार का, जो घुटनों पे आ गई योगी सरकार आरओ को लेकर, शायद उससे सबक नहीं लिया नीतीश कुमार ने और उसका ही दोहराव अब यहाँ जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार में करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो एकदम से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो बीमार हो गए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसको लेकर राजनीति के जानकार तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। और इस ऐलान ने, जो नीतीश कुमार की तरफ से खबर आई है कि वो बीमार हो गए हैं और अभी वो किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो इस खबर ने बीजेपी खेमे में भी खलबली मचा दी है कि कहीं वाकई में नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान तो नहीं करने वाले हैं। क्योंकि केजरीवाल की तरफ से और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इस वक्त सिर्फ नीतीश कुमार पर ही नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि ये 2 सहयोगी दल हैं जो केंद्र में बैसाखी हैं और इन्हीं के बलबूते पर सरकार बनी हुई है, मोदी सरकार टिकी हुई है। मतलब अगर ये दोनों अलग होते हैं, साथ में चिराग पासवान का साथ भी अगर इनको मिल जाता है तो मोदी सरकार को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इन तीनों को ही अपने अपने वोटर्स को बचाकर रखना जरूरी है। खासकर अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बिहार में चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा हुआ है। चिराग पासवान का कोर वोटर और नीतीश कुमार का कोर वोटर एक ही है और वो नहीं कोर वोटर पर चोट कर दी है अमित शाह ने अपने एक बयान से। और इसी के चलते नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है कि अगर उन्होंने बीजेपी से दूरी नहीं बनाई तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है और अगर वो बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी पर निशाना साधेंगे तो भी उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो यहां पर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में नीतीश कुमार इस समय फंसे हुए हैं और यही एक वजह है कि जैसे जितनी तेजी से वो अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, जितनी तेजी से वो अपने कार्यक्रमों को धार दे रहे थे, जितना तेजी से वो काम कर रहे थे, वो अचानक से बीमारी की खबर लाकर ब्रेक लगा देना अपने आप में सोचने की बात तो है कि कहीं कुछ खिचड़ी तो पक रही है। जी बिल्कुल। आप देखिए, एक तरह से जो नीतीश कुमार ने अचानक से ये ऐलान कर दिया है तो छात्रों को यही कहना चाहिए। अब यहाँ पे 2 मामले आ गए हैं, एक तो नीतीश कुमार कि क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो है ही अंशिता जी, लेकिन इसके साथ ही साथ आप देखिए जो बीपीएससी वाले छात्र जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारी सुन नहीं रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार यानी कहीं किसी दौरे पर नहीं निकल रहे हैं, अब तो बिहार भ्रमण नहीं कर रहे हैं, यानी अब तो अपने घर पर ही आराम फरमा रहे होंगे और डॉक्टर उनका उपचार कर रहे होंगे। तो क्यों ना वो बीपीएससी छात्रों को अपने घर पर ही बुला लें कि एक प्रतिनिधि मंडल आप बनाइए और तेजस्वी यादव भी उनका साथ दे, उनकी अगुवाई में एक छात्रों का प्रतिनिधि मंडल जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, वो नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे चला और वहां घर पे बैठकर एक चर्चा हो जाए और तय कर लिया जाए और वहीं से नीतीश कुमार फोन घुमा के बीपीएससी अध्यक्ष को कह दें कि छात्रों की जो ये तमाम मांगे हैं कि सीसीटीवी फुटेज रिलीज करना है, भाई कोई धांधली नहीं हुई हमारे राज्य में, हमारा तो सुशासन चल रहा है यहाँ पे, तो दिखा दीजिए छात्रों को कि 912 सेंटर्स में ये हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि
पेपर लीक हुआ है, भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इनकी मांग पे दोबारा एग्जाम करवा के दे दीजिए। तो नीतीश कुमार को ये करना चाहिए, लेकिन एक तरह से नीतीश कुमार ऐसे ऐन मौके पर जब विपक्ष जो है बिल्कुल उन पर हमलावर है, तेजस्वी यादव यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, ऐसे समय में अंशिता जी नीतीश कुमार का अंडरग्राउंड हो जाना, अपनी यात्रा को दोबारा रद्द करना एक तरह से जो है कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ पक रहा है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पहले से ही डरे हुए हैं कि महाराष्ट्र जैसा खेल कहीं उनके साथ ना हो जाए, तो ऐसा करके, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले संजीव हंस के घर पर, उनके ठिकानों पर जिस तरह से छापेमारी की गई, तो एक खबर चली कि बीजेपी अब नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे। तो ऐसे में अब जब नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली या उन्होंने अपने बीमारी की खबर पहुंचा दी, जैसे कि अभी पिछले दिनों अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने भी यह खबर फैलाई थी कि मैं बीमार पड़ रहा हूं, मैं बीमार पड़ गया हूं, मैं अभी बैठकों में नहीं आ सकता। सेम वही चीज नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा करके नीतीश कुमार अपना जो है दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी पर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक बार फिर से बीजेपी की जो कमजोर कड़ी है वो नीतीश कुमार के हाथ में आ गई है। जबकि इसके पिछले अगर हम देखें तो जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुए उसके नतीजे जो एनडीए के और बीजेपी के पक्ष में आए, वही महाराष्ट्र के नतीजे भी एनडीए और बीजेपी के पक्ष में आए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में। तो इसके बाद से यह हुआ कि बीजेपी ने एक बार फिर सहयोगी दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जबकि इसके उलट जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी छू नहीं पाई थी, तो उस समय पर बीजेपी दबाव में थी। सहयोगी दल बार बार अपनी मांगे पहुंचा रहे थे वहां तक और ये एहसास दिला रहे थे कि आप हमारे समर्थन पर ही टिके हुए हैं। तो अपने समर्थन की कीमत भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार वसूल रहे थे। ऐसे में जब बीजेपी के हाथ में मौका आया तो उन्होंने अब नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, खासकर अभी नीतीश कुमार की हम यहां बात करेंगे, तो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की और संजीव हंस पर जो पुराना मामला निकालकर अचानक से छापेमारी हुई, तो ये सारी चीजें बता रही थी कि नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि इस बार जब चुनाव होंगे तो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे, चाहे एक सीट ही उनको ज्यादा क्यों ना मिले, लेकिन इस बार ज्यादा सीट्स पर चुनाव वो लड़ेंगे। तो ऐसे में जब सारी स्थितियां नीतीश कुमार को दिखने लगी कि बीजेपी उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और अब जैसे ही ये अमित शाह के बयान वाला मामला आया और ऐसे में अब सभी की नजरें जब सहयोगियों की प्रतिक्रियाओं पर टिकी हुई हैं, तो नीतीश कुमार का अंडरग्राउंड हो जाना बहुत बड़े संकेत दे रहा है और इसी को लेकर अब सियासी हलचल बढ़ गई है बिहार में और बीजेपी की टेंशन भी बढ़ी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यश, हमारे तमाम साथियों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम साथियों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते